फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये दोनों चीजें एक ही हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। July 1991, India has taken a series of measures to structure the economy and improve the DOP position। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन थी इंडिया ने उसको सुधारने के लिए एक स्टेप लिया जुलाई 1991 में। The new economic policy introduced change in several areas। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई हमारी उसने बहुत सारे क्षेत्रों में चेंज किए, परिवर्तन लाए। The policy have silent features which are, इस पॉलिसी के फीचर्स थे जो कि इस तरह से हैं: लिबरलाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सेकेंड हमारे एक्सटेंडिंग प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन द इकोनॉमी विच आर नोन एज LPG। इसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं। LPG मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को मिला के जो हमारे एक फॉर्म आई उसको हम बोलते हैं LPG। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया जो कि इस पिक्चर्स के द्वारा शो किया गया है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है? तो द टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ब्रॉडली इंडिकेट्स नेसेसरी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल इवेंट्स। मतलब कि एक्सटर्नल इवेंट्स को उठाने के लिए उनको नेसेसरी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, कुछ जो नेसेसरी जरूरी एडजस्टमेंट हैं जो करनी पड़ेंगी, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब कि आर्थिक रूप से बदलाव। It includes the function of country spending to the level parallel to the its income and thereby reducing fiscal deficit। मतलब कि कंट्री की इनकम और एक्सपेंडिचर को जब ये मेजरमेंट में आ जाता है उसको हम उसकी लेवल को देखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के लेवल को देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस रिक्वायर्स ग्रेजुअल रिडक्शन इन इंपोर्ट एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। मतलब कि इसको क्या बोलते, इसमें क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट, जो आयात है हमारे उनको कम करना और जो एक्सपोर्ट है हमारे उनको ज्यादा करना, उनको इंक्रीज करना। दीज एडजस्टमेंट्स आल्सो रिक्वायर्स मार्केट चेंज इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमिक फ्लेक्सिबली। मतलब कि इकोनॉमी को फ्लेक्सिबल लोडशील बनाने के लिए इसमें जो हमारी मार्केट है उसको भी चेंज करना पड़ सकता है, उसमें भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और करनी पड़ सकती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई हमारी वो आई हमारी 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? मतलब इसका मतलब क्या है? A new plan in action by the government to influence production and capital formation of a country is known as NEP, New Economic Policy। मतलब एक नया प्लान, नई योजना बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि क्या किया गया? इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया। एंड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री, जो कैपिटल फॉर्मेशन और इसकी कंट्री की किसी की और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो उसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1991। ये 1991 में स्टार्ट हुई। मेजर इफेक्ट ऑफ NEP वर डन बाय PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। मतलब कि जो इसमें मेजर इफेक्ट थे वो किसके द्वारा लाए गए? श्री PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग NEP, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको लागू करने के कारण क्या थे? There were poor performance of public sector। जो पब्लिक सेक्टर हमारा उसकी क्या पोर परफॉर्मेंस थी, कम परफॉर्मेंस थी, उसके लिए हमारे को NEP लानी पड़ी। The scope for private sector was limited। जो प्राइवेट सेक्टर था हमारा उसके लिए जो स्कोप था, कार्य करने का एरिया, क्षेत्र जो था उसका वर्क जो एरिया था वो कम था। There was sudden fall in foreign exchange reserves। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें एक सडन फॉल आना शुरू हो गया, गिरावट आनी शुरू होगी। देयर वर मोर एक्सपेंडिचर देन इनकमिंग। वहां पे मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होने लग पड़े, किसके बजाय इनकम हमारी कम होने लग पड़ी और हमारे खर्चे जो है वो ज्यादा होने लग पड़े। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वर नॉट इंकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंकरेज नहीं कर रही थी। टैक्स नोट्स वर वेरी हाई, सो पीपल
मतलब कि टैक्स रेट जो थे वो बड़े हाई थे। तो इन सब कारणों के कारण जो था हमारे को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में वो इंप्लीमेंट करनी पड़ी। मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या मेन फीचर्स हैं, वही थे हमारे एलपीजी, मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके मेन 3 फीचर्स हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन क्या होती है? लिबरलाइजेशन फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द वे ऑफ ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मतलब कि जब गवर्नमेंट के द्वारा किसी व्यापार को उसको डायरेक्ट कंट्रोल जो है उसको खत्म कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। बिफोर 1991 द न्यू वर सम कंट्रोल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि 1991 से पहले गवर्नमेंट के जो इसके व्यापार के ऊपर कुछ कंट्रोल थे, उसका कुछ उसका कंट्रोल रखती थी गवर्नमेंट, वो क्या थे? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वाज अ रिजिड प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था वो बहुत ज्यादा था, मतलब कि लाइसेंस लेने में ही बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी। दे वर कंट्रोलिंग द प्राइस, इंपोर्ट लाइसेंस, वो क्या करती थी गवर्नमेंट, क्या करती थी? प्राइस को कंट्रोल करती थी। इंपोर्ट लाइसेंसिंग, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी, उस प्राइस को कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट। लाइसेंसिंग में जो था हमारा थोड़ी प्रोसेस लंबी थी, फॉर्मेलिटीज ज्यादा थी। तो इन सब खामियों के कारण जो था हमारी लिबरलाइजेशन को लाया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, मतलब कि लिबरलाइजेशन के द्वारा अंदर हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थी? देयर वर 4 रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, 4 हमारी रिफॉर्म्स थी इसके लिबरलाइजेशन के अंडर। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, मतलब कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक बदलाव, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियली वित्तीय बदलाव, फिजिकल रिफॉर्म्स, हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम में बदलाव, और एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। उसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में क्या आएगा? एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट सम प्रोडक्ट्स लाइक सिगार एक्सेट्रा, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जैसे कि सिगार वगैरह हो गए, उनके लाइसेंसिंग उन प्रोडक्ट्स के लाइसेंसिंग के अलावा जो था लाइसेंसिंग प्रोसेस जो था वो थोड़ा कम कर दिया गया। कंट्रोडिक्शन टू पब्लिक सेक्टर, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड। पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो नंबर ऑफ आइटम्स थी जो वो प्रोड्यूस करते थे उनको कम कर दिया गया। गवर्नमेंट गिवन फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल, जो गवर्नमेंट है उसने फ्रीडम दे दिया किस चीज के लिए? तो इंपोर्ट कैपिटल को इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स की डी रिजर्वेशन कर दी गई। प्रोड्यूसर्स गिवन फ्रीडम टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, जो उत्पादक है हमारे उसको फ्रीडम दे दिया गया, आजादी दे दी गई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। तो ये जो थे हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में क्या आएगा? आरबीआई वाज टर्न्ड इनटू फैसिलिटेटर, जो आरबीआई थी वो एक सुविधा देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ड्यू टू दिस dramatically changed the banking sector of the country had expanded a lot। इस चेंज के द्वारा जो बैंकिंग सेक्टर है कंट्री का वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो गया। इट इज आल्सो अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसने आरबीआई ने क्या किया कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है उनको भी अलाउ कर दिया गया, किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट इन मार्केट। फिजिकल रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स में इट रिलेट्स टू टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें फिजिकल में क्या आएगा? ये गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंडिचर्स को काउंट करता है। उसके बिफोर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के पहले क्या होता था? द टैक्सेस वर वेरी हाई, जो टैक्स हमारे बहुत ज्यादा हाई थे, एंड दिस इंक्रीज टैक्स इवेजन बाय द पीपल। ये क्या करता था? जो पीपल लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता था। आफ्टर लिबरलाइजेशन, इस लिबरलाइजेशन के बाद टैक्सेस वर रिड्यूस्ड, टैक्स जो थे वो कम होने शुरू हो गए। द प्रोसीजर फॉर पेइंग टैक्सेस वाज सिंप्लीफाइड, जो टैक्स को पे करने का प्रोसीजर था वो सिंप्लीफाई कर दिया गया, एक साधारण तरीके से टैक्स जो पे किया जाने लगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट वाज रिड्यूस्ड,
जो हमारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे, गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर किए जाते थे उनको कम कर दिया गया। एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इन 1991 डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, सो बाय दिस फॉरेन कंट्रीज कैन बाय इंडियन गुड्स। मतलब कि इसमें क्या किया गया कि रुपए की क्या की गई, डिवैल्यूएशन की गई, और जिसके कारण फॉरेन कंट्री जो थी वो हमारे इंडियन गुड्स को, इंडियन जो हमारी भारतीय वस्तुएं हैं उनको खरीदने शुरू हो गई। दिस प्रोवाइडेड गुड फ्लो ऑफ ट्रेड। इसके कारण क्या हुआ, एक ट्रेड का जो था गुड फ्लो, एक अच्छा सर्कल चलने लग पड़ा। एट प्रेजेंटली, आज के समय में एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। आज के समय में क्या है, जो एक्सचेंज रेट है हमारा वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट के द्वारा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या आएगा, एवोल्यूशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग एक्सेप्ट। मतलब कि लाइसेंसिंग को, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को थोड़ा बदला गया। फॉर सम केसेस, कुछ केसेस को छोड़ के क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। जो हमारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उनको खत्म कर दिया गया। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस वर मॉडरेटेड। जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी उनको थोड़ा मॉडर्न तरीके से लाया गया, थोड़ा बदलाव लाया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैड विड्रॉन। जो हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी उनको विड्रॉ कर लिया गया, खत्म कर दिया गया। एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन के क्या एडवांटेज थे, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस था उसको प्राप्त करना इजी हो गया। इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो थी वो इंक्रीजमेंट आई, ज्यादा बढ़ावा मिला, बढ़ोतरी मिली। इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी इंक्रीज हुए। इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। कंजम्पशन के जो बढ़ी, कंजम्पशन की इंक्रीज हुई और प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल होने लगा। चेक ऑन करप्शन। जो भाई करप्शन होती है उसके ऊपर भी चेक रखा गया एक, इसके कारण चेक आने लगा। मतलब लिबरलाइजेशन के कारण रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोराइंग। मतलब कि जो हमारी डिपेंडेंस थी एक्सटर्नल कमर्शियल बोराइंग में, उसमें भी कमी आई, रिडक्शन हुआ। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो इसकी लिबरलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस क्या थी, हमारी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, वो उसमें बढ़ावा है, उसमें इंक्रीज हो गई। लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट्स। हमारी घरेलू यूनिट्स जो थी उसमें लॉस हुआ। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस। हमारी बाहरी देशों के ऊपर जो थी वो डिपेंडेंस बढ़ गई। अनबैलेंस डेवलपमेंट। जो हमारी डेवलपमेंट थी वो अनबैलेंस हो गई, अनसंतुलित हो गई। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो प्राइवेटाइजेशन इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस, एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि जो हमारे कुछ सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर थे, उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देना। किस रूप में, उसके फंक्शन और एक्टिविटीज के, वो जो पब्लिक सेक्टर्स में होती थी उनको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया प्राइवेटाइजेशन में। टू वे फॉर प्राइवेटाइजेशन। इसके दो वेज हैं प्राइवेटाइजेशन के। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको प्राइवेट सेक्टर में सेल आउट कर दिया गया। विड्रॉल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ज्वाइंट। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उसके ज्वाइंट को विड्रॉ कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य क्या थे, टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब कि जो हमारी पावर एंटरप्राइजेस थे उनकी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव जो नेचर है उसको बढ़ाना। टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जो हमारी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा अर्न करना। टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा फुल यूटिलाइजेशन करना। टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री मतलब कि
किसी भी देश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको रैपिड, ज्यादा से ज्यादा उसको अचीव करने की कोशिश करना, किस चीज से, प्राइवेटाइजेशन का ये एक हमारा बेनिफिट है। मेजर अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को कैसे मेजर करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है उसको कम कर दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर में जो थी इन्वेस्टमेंट वो कम कर दी गई। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स थे उनको सेल आउट कर दिया जाने लगा। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो हमारा उसको इंक्रीज किया गया। कन्वर्जन ऑफ लोन्स इनटू शेयर्स इज नॉट नेसेसरी, मतलब कि जो हमारे लोन्स थे उनको शेयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं था, नेसेसरी नहीं रह गया। सिक इंडस्ट्रीज, सिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में एक अंडरस्टैंडिंग को फिक्स किया गया। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की एडवांटेजेस क्या थी, तो रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन, इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक बर्डन जो है उसमें रिडक्शन, उसमें कमी आ जाती है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट, मतलब निपुणता, ठीक है, काम करने की एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट होती है। रिडक्शन इन सेंस ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी, हमारी जो एक इररिस्पांसिबिलिटी है, उत्तरदायित्व को नहीं मानना, उसमें कमी आई। साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है हमारी वो तकनीकी, साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से की जाने लगी। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उसको भी कम किया गया इसमें प्राइवेटाइजेशन में। इंकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस, हमारी नए नए इन्वेंशंस को क्या इंकरेज किया जाने लगा प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या 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 हुई, तो सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल सिकनेस, हमारी जो इंडस्ट्रियल है उसमें सिकनेस, मतलब कि उसमें कमी, काम में, उसकी प्रोडक्शन में, उसके उत्पादकता में कमी आई। लैक ऑफ वेलफेयर, मतलब कि इसमें वेलफेयर, किसी का सोशल वेलफेयर जैसे कल्याण टाइप जो वो खत्म हो गया। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल में बढ़ावा मिला इसमें। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, जो हमारी इक्वालिटी है, मतलब डिसबैलेंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो इंक्रीज हुआ। ओपोजिशन बाय एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के द्वारा एक ओपोजिशन क्रिएट कर दी गई। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, प्राइवेटाइजेशन में एक फाइनेंस की प्रॉब्लम आने लगी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट साइंटिफिक होगी तो मशीनीकरण भी होगा। मशीनें जब ज्यादा आ जाएंगी फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, तो ऑब्वियसली जो है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो वो बढ़ेगी। इग्नोर द वीकर सेक्शन, जो हमारा कमजोर सेक्शन है उसको इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर द नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे राष्ट्रीय जो इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व जो है उसको इग्नोर किया जाने लगा। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर को यूनिट्स रिफॉर्म्स, वो सेक्टर जो उसको सपोर्ट करते हैं वो क्या थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सम अवार्ड्स, लाइक पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कुछ हमारे अवार्ड्स रखे गए, वो थे हमारे नवरत्नास, जैसे कि बीपीसीएल, एलटीएनएल एक्सेट्रा। उसके बाद महारत्नास जो हमारे सीआईएल, ओएनजीसी एक्सेट्रा, और मिनी रत्नास जो हमारे थे बीएसएनएल और आईटी, डीसीएल एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ अवार्ड थे उसको पब्लिक सेक्टर को उसको सपोर्ट करने के लिए लाए गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट ट्रेड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, लेकिन ये पूरे विश्व के व्यापार को एक संगठित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई, जो ये होती है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंट्रोड्यूस हुई, एस्टैब्लिश हुई हमारी 1995 में। एज ऑफ 15 दिसंबर 2005 जो हमारे देयर वर 153 मेंबर्स कंट्रीज, मतलब कि 2005 तक, 15 दिसंबर 2005 तक इसमें जो 153 कंट्रीज थी वो मेंबर्स थी हैं इसकी। इन WTO एग्रीमेंट आर मेड ऑन द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, एक एग्रीमेंट बनता है WTO और जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उसके बीच में। जो ये इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई WTO की, वो हुई 1 जनवरी 1995।
क्रिएटेड बाय किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो राउंड नेगोशिएशंस के द्वारा 1986-94 तक। बजट जो है इसका 185 मिलियन स्विस फ्रांस फॉर 2008 और इसका स्टाफ जो है 625। हेड जो है इसका पास्कल लेनी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। WTO का मेंबरशिप जो है इसकी कंट्रीज ऑन मैप 150 कंट्रीज जो इसकी वो मेंबर्स हैं और ऑन 23 जुलाई 2008 और नया मेंबर जो है इसका वो हमारा यूकेरिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे? द प्राइमरी एम ऑफ WTO इज टू इंप्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि नए ट्रेड के न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स को जो था इसने इंप्लीमेंट किया। टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, मतलब कि सारा ही ट्रेड, सारे ही हर तरह के व्यापार को इसने प्रमोट किया गया। टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय एब्लिशिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब कि ऐसे व्यापार को बढ़ावा देना जो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाए। टू enhance competitiveness among all trading partners so as to benefit consumers. नेक्स्ट है इसका टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना WTO का उद्देश्य है। एंड प्रोडक्टिविटी विद द व्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड के लेवल के अकॉर्डिंगली जो WTO की इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी एक लेवल के ऊपर लेके आना। टू एक्सप्लेन एंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिविंग फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन, सारे ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना भी WTO का एक उद्देश्य है। एंड स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर नेशंस, मतलब कि जो इसकी नेशंस मेंबर नेशंस हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। टू टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोरेस्ट कंट्रीज या नेशंस, जो मतलब कि पोरेस्ट कंट्रीज होती हैं उसके लिए अच्छे से अच्छे स्टेप उठाना, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक जो उनकी स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, वो भी WTO का एक उद्देश्य है। एडवांटेजेस ऑफ WTO के एडवांटेजेस क्या क्या है? फ्री ट्रेड cost of livings. Next है it gives consumers more choice and broader range of qualities to choose from. मतलब कि इसमें consumers को क्या हुआ, बहुत ज्यादा चॉइस दे दी जाती है और एक रेंज जो है उसको भी फिक्स किया जाता है। उसको जो कस्टमर्स हमारे कंज्यूमर्स हैं हमारे, उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपने पॉकेट के हिसाब से खरीद सकते हैं। ट्रेड रेज इनकम्स, मतलब कि व्यापार जो है इनकम को बढ़ाता है। ट्रेड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट कैन बी गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो ट्रेड है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है और ये जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए एक गुड न्यूज होती है। द बेसिक प्रिंसिपल्स मेक द सिस्टम इकोनॉमिकली फॉर मोर एफिशिएंट, जो प्रिंसिपल इसका सिद्धांत है वो है इकोनॉमिकली एफिशिएंट, कंट्रीज को इकोनॉमिकली एफिशिएंट बनाना, निपुण बनाना। एंड दे कट कॉस्ट, और वो कॉस्ट को काटते हैं। देयर सिस्टम अलाउज डिस्प्यूट्स टू बी हैंडल्ड कंस्ट्रक्टिवली। अ सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स रेदर देन पावर मेक्स लाइफ इजियर फॉर ऑल, मतलब कि इसमें एक ऐसा सिस्टम बना देना जिसमें कि सबके लिए लाइफ जो है वो इजी से इजी तरीके से देना। डिसएडवांटेजेस ऑफ WTO, इसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हुए? तो WTO डिकेट्स पॉलिसी, द WTO इज फॉर फ्री ट्रेड एट एनी कॉस्ट, द WTO डिस्ट्रॉय जॉब्स वर्कर्स एंड पॉवर्टी, मतलब कि इसकी WTO के अकॉर्डिंगली जो जॉब्स थी वो थोड़ी सी हमारी फिनिश हो गई। स्मॉल कंट्रीज आर पावरलेस इन द WTO, जो हमारी छोटी कंट्रीज होती हैं वो WTO के आगे अपने को छोटा फील करती हैं। वीकर कंट्रीज आर फोर्स टू जॉइन द WTO, जो कमजोर कंट्रीज होती हैं उनको फोर्स किया जाता है WTO को ज्वाइन करने के लिए। द WTO इज द टूल ऑफ पावरफुल लॉबीज, पावरफुल लॉबीज के लिए एक तकनीक है, एक टूल है WTO। ग्लोबलाइजेशन, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन क्या होती है इसका मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड
डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सारे विश्व की इकोनॉमी में जब एक ओपननेस आएगी, ग्रोइंग इकोनॉमी आएगी, इंडिपेंडेंस आएगी, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब कि पूरे ही वर्ल्ड के को बेस मान के जब किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, उसकी ग्रोथ हो, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी को भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया, तो ट्रेड वेरिएंस को कम करना, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को का फ्लो जो है वो फ्री रखना, जो टेक्नोलॉजी है उसको फ्री फ्लो रखना, और टेक्नोलॉजी जो मूवमेंट जो है उसकी उसको भी फ्री रखना, आजाद रखना। मतलब कि कोई भी उसमें ज्यादा कोई पाबंदी ना हो, उसमें कोई ज्यादा। आउटसोर्सिंग, ग्लोबलाइजेशन में नेक्स्ट आएगा हमारा आउटसोर्सिंग। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज आउटसोर्सिंग। मतलब कि जब सर्विसेज को हायर किया जाता है किसी बाहर के उससे, फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड में आउटसाइड से जब सर्विसेज को हायर किया जाता है तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, इसके आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस क्या है हमारे, तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, जो लेबर है उसको सस्ते से सस्ती मतलब उपलब्ध हो जाना। रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल्स, मतलब कि जो डिग्री ऑफ स्किल्स है हमारी रीजनेबल, आउटसोर्सिंग में जो हमारी स्किल्स है वो आसानी से मिल जाती है। वर्जिन मार्केट, लैक ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स है हमारे उसमें कमी आना। चीप एंड एविडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उसको सस्ता और अच्छे से उपलब्ध हो जाना। रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, जो हमारी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी बदलाव आना। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके मतलब एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है हमारे, तो अडॉप्शन ऑफ न्यू एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड्स, जो हमारे नए नए फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड्स है उसको अडॉप्ट करना ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न्स, हमारे प्रोडक्शन और ट्रेड पैटर्न्स को जो रिकंस्ट्रक्ट करना। रेज ऑफ फॉरेन कैपिटल को बढ़ाना। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द कंट्री, जो कंट्री में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आई इसके द्वारा। राइज इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी बढ़ावा मिला, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला। राइज इन बैंकिंग एंड फॉरेन सेक्टर एफिशिएंसी, हमारा बैंकिंग और फॉरेन जो सेक्टर था उसमें एफिशिएंसी आई, निपुणता आई। इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी जो हमारी वो इंक्रीज हुई, तकनीक में हमारे में एक बदलाव आया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमारे इसके डिसएडवांटेजेस और नेगेटिव इफेक्ट बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो क्या क्या हुए। लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारी घरेलू उद्योग थे उनका लॉस हुआ। एक्सप्लोराइज ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लोराइट किया जाने लगा। डिक्लाइन इन इनकम, हमारी इनकम थी उसमें कमी आई। अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हुई। ट्रांसफर ऑफ नेचुरल सोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया गया। लीड टू कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कम्युनिज्म, मतलब कि उपनिषद बाद आया इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकली। वाइंडिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हमारे को डोमिनेट करने लगे, वो हमारे ऊपर हावी होने लग पड़े। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए हमारे, तो इंप्रेसिव इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से बढ़ने लगा। आईटी इंडस्ट्री हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन, जो आईटी इंडस्ट्री है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन को अचीव करने लग पड़ी। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट जो आय थी हमारी सरकारी आय में उसमें इंक्रीजमेंट हुई और नेशनल इनकम में भी हमारा बढ़ोतरी हुई। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी हमारा इसमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू जो हमारा इंक्रीजमेंट हुई। फ्लो प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो हमारा एक फ्लो चलने लग पड़ा। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर, हमारी इंडिया है एक
अमेजिंग पावर के रूप में उभरने लगा। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट जो थी हमारी एकाधिकारी मार्केट से जो हमारी मार्केट है वो शिफ्ट हो गई कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और डिक्लाइन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी में जो थी वो कमी आई। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए, निग्लेक्ट टू एग्रीकल्चर, इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट कर दिया गया। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ वाज हाई बट निग्लेक्टेड रूरल, जो हमारी शहरी जो कंसंट्रेशन उसको शहरी ग्रोथ को जो उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लगे, लेकिन रूरल जो थी वो निग्लेक्ट कर दी गई। प्रेफरेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट वर लो, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हमारा इंडिया का एक मेन जो प्रोडक्शन है उसको निग्लेक्ट कर दिया गया। देयर इज कल्चरल इरोजन इन द कंट्री, जो कल्चरल इरोजन आया इसमें कंट्री में, इसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। इट इज लाइक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, मतलब कि एक तरह के इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के रूप में भी जाने जाने लगा। थैंक यू।